हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम मेजर हिस्ट्री बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870 इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, इसके कारण क्या थे, इसके चरण क्या थे, प्रभाव क्या था समाज के ऊपर, नेपोलियन ने क्या सुधार किए, नेपोलियन ने जो सुधार किए थे उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्रवादी भावना कैसे फ्रांस में आई, ये सब हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। साथ ही अगर आपने अब तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो देखिए, अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई तथा इसका जो टाइम पीरियड है यानी समय अंतराल है वो 1789 टू 1799 माना जाता है। आधुनिक इतिहास की एक बहुत ही मुख्य घटना थी जिसने न सिर्फ फ्रांस को बल्कि यूरोप को भी प्रभावित किया। फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव था वो पूरे यूरोप में देखने को मिला, अलग अलग देशों में। इस क्रांति ने समाज, राजनीति तथा आर्थिक संरचना में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हमको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यानी कि बदलाव देखने को मिले सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संरचना में। ठीक है, ये क्रांति उन असंतोषों का परिणाम थी जो कि वर्षों से जनता में पनप रहे थे। ठीक है, अगर हम देखें फ्रांसीसी क्रांति के कारण यानी कि कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसके कई कारण थे। पहला कारण था सामाजिक असमानता। फ्रांस में जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट जिसमें पादरी वर्ग शामिल था, द्वितीय एस्टेट जिसमें कुलीन वर्ग शामिल था तथा तृतीय एस्टेट जिसमें सामान्य जनता शामिल थी। अब इसमें असमानता कैसे आई? इसमें असमानता आई जब पहले तथा दूसरे एस्टेट के लोगों को विशेष अधिकार मिले, जबकि तृतीय एस्टेट के लोगों के पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं था। ना तो उनके पास स्वतंत्रता का अधिकार था, ना उनके पास वोट देने का अधिकार था, बल्कि जो तीसरी एस्टेट के लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स भी लिया जाता था। हाई टैक्स की वसूली उनसे की जाती थी सरकारी राजकोष को भरने के लिए। ठीक है, जबकि पहले और दूसरे एस्टेट के जो लोग थे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, यानी कि उनके ऊपर कर का कोई भी बोझ नहीं था। जितना भी बोझ था कर का, टैक्स का, वो तृतीय एस्टेट के लोगों पर पड़ता था, ना ही उनके पास कोई विशेष अधिकार थे। तो इसीलिए इससे समाज में एक असमानता बढ़ी, एक असमानता फैली जिसने आगे चलकर क्रांति का रूप ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक संकट। फ्रांस जो था वो लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने मदद की थी जिसके कारण सरकारी खजाना खाली हो गया था। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, फ्रांस में अकाल तथा अनाज की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली। आर्थिक रूप से तंगी आ गई फ्रांस में। इसका मुख्य कारण क्या था? अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें मदद करना। ठीक है, फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में मदद की जिसकी वजह से फ्रांस का सरकारी खजाना खाली होने लग गया, जिसकी वजह से अनाज की कीमतों में वृद्धि हो गई, अकाल पड़ने लग गए, आर्थिक रूप से तंगी आ गई। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण। तो इससे आर्थिक रूप से भी लोगों में असंतोष बढ़ा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा असंतोष हुआ ये सब देखकर। तीसरा कारण है राजनीतिक असंतोष। उस समय जो राजा था फ्रांस का, लुई सोलवे, वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी था तथा जनता को शासन में कोई भी भागीदारी वो नहीं देना चाहता था। ठीक है, लुई सोलवे जो था वो लोगों की लोकतांत्रिक सिद्धांतों की मांग के लिए भी तैयार नहीं था। इसके अलावा लुई सोलवे जो था, उसका जो लाइफस्टाइल था, उसकी जो जीवन शैली थी वो बहुत ही ज़्यादा विलासितापूर्ण थी, लग्जरियस लाइफ वो जीता था, जबकि हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से तंगी भी थी क्योंकि सरकारी खजाना पहले ही खाली हो चुका था। और दूसरा,
जो लुई सोल्वे था वो फिर भी अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा था, जिससे लोगों में और भी ज़्यादा असंतोष फैला कि जो लोग हैं वो तो इतनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों को अनाज खरीदने तक के लोगों के पास पैसे नहीं है, जबकि जो राजा है वो इतना विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है। तो लोगों को राजा लुई सोल्वे को देखकर और भी ज़्यादा असंतोष हुआ। तो ये भी एक मुख्य कारण बना फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्धिक प्रेरणाएं। रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दिया। इन विचारों ने लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये कुछ मुख्य दार्शनिक हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को और भी ज़्यादा गहरा किया। ठीक है, आइए अब जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के चरण क्या थे। तो पहला चरण देखा जाता है उदारवादी चरण, जिसमें इसका टाइम माना जाता है 1789 से 1799। इस चरण में क्या हुआ, संविधान के लिए मांग उठाई गई। ठीक है, जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने कहा कि एक संविधान होना चाहिए ताकि जो राजा लुई सोल्वे हैं उसकी निरंकुशता को कम किया जा सके। तो लोगों ने संविधान की मांग उठाई। 1789 यानी कि 1789 में तीसरे स्टेट के जो लोग थे उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन कर दिया तथा मानवाधिकारों की घोषणा की। इसमें समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की भावना को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, नेक्स्ट था उग्रवादी चरण, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1792 से 1794। इसको आतंक के शासन के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि रेन ऑफ टेरर। उस समय क्या हुआ, जैकोबिन क्लब का जो नेता था रोबेस्पियर, उसने जनता के सुधार के लिए कार्य किया। ठीक है, रोबेस्पियर जो था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर, उसने क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई तथा गिलोटिन का उपयोग उसने बड़ी संख्या में किया, बड़े पैमाने पर किया। गिलोटिन एक तरीके का यंत्र था जिससे किसी भी व्यक्ति को मारा जाता था या फांसी दी जाती थी। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या किया जाता था, व्यक्ति का जो गला था वो काट दिया जाता था। ठीक है, तो इस यंत्र का उपयोग करके ही राजा लुई सोल्वे और उसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोइनेट, उनको फांसी दी गई तथा जितने भी लोग थे जो इस क्रांति का विरोध कर रहे थे उन सभी को सज़ा दी गई। और ये सज़ा किसने दी, रोबेस्पियर ने। इसीलिए इस युग को आतंक का युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट था निदेशक चरण यानी कि डायरेक्टरी पीरियड। इसमें क्या था, इसका टाइम पीरियड था 1795 से 1799। इस चरण में पेरिस की सत्ता एक निदेशक मंडल के हाथ में आ गई। मतलब कि फ्रांस की जो सत्ता थी, फ्रांस की जो सरकार थी, वो किसके हाथ में आ गई, एक निदेशक मंडल यानी कि डायरेक्टरी के हाथ में आ गई, जिसमें 5 सदस्य थे। ठीक है, 5 सदस्य जो थे वो उस डायरेक्टरी का हिस्सा थे और जो पूरी सत्ता थी वो उनके हाथों में आ गई, जिसने समाज में स्थिरता लाने का प्रयास किया, भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया, आर्थिक अस्थिरता को कम करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता में असंतोष बना रहा। ठीक है, आइए अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या थी, मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव ये हुआ कि लोकतंत्र तथा मानवाधिकार के प्रति लोग सजग हुए। इस क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांत को पूरे विश्व में फैला दिया। इन मूल्यों को बाद में आधुनिक लोकतंत्र में भी शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का उदय। इस क्रांति ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में भी देखने को मिला, जहाँ पर राष्ट्रीयता के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन की भी शुरुआत हुई। तो जो सेकंड है वो है राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिज्म का अराइज होना। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक तथा आर्थिक सुधार। इस क्रांति के बाद सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई, फ्यूडल सिस्टम जो था समाज में वो समाप्त हो गया तथा किसानों को उनके अधिकार प्राप्त हुए, आर्थिक ढांचे में भी सुधार हुआ।
पूंजीवाद का यानी कि कैपिटलिज्म का राइज हुआ, उदय हुआ। तो ये कुछ प्रभाव थे फ्रांसीसी क्रांति के। आइए अब जानते हैं नेपोलियन के सुधार तथा उनके प्रभाव। तो जब फ्रांसीसी क्रांति का अंत हुआ तो उसके बाद नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन 1799 में वहाँ पर आया तथा उसने तख्ता पलट के ज़रिए जो सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली। ठीक है, खुद को काउंसलर उसने घोषित कर दिया फ्रांस का, तथा 1804 में उसने खुद को फ्रांस का राजा ही घोषित कर दिया। तो ये सब किसके फलस्वरूप हुआ? एक तख्ता पलट के फलस्वरूप, जिसमें जो नेपोलियन था उसने जो डायरेक्टरी थी यानी कि जो निदेशक मंडल था उसको हटा दिया। जैसे भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक निदेशक मंडल था जिसने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, जिसमें 5 सदस्य थे, उनको नेपोलियन ने हटा दिया तथा खुद को काउंसलर घोषित कर दिया। और 1804 में उसने खुद को राजा घोषित कर दिया फ्रांस का। नेपोलियन जो थे उसने क्रांति के आदर्शों को बनाए रखने का वादा किया तथा एक सशक्त केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की। नेपोलियन के अगर हम सुधार देखें तो नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए, जैसे सत्तावादी राज्य। नेपोलियन ने एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की जिसमें सभी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के हाथ में होगी। नेपोलियन ने सैन्य शक्ति का भी विस्तार किया। शासन में अपने विरोधियों को कुचलने के लिए उसने दमनकारी नीति भी अपनाई। ठीक है, सेकंड है नेपोलियन संहिता यानी कि नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन जो था उसने जितने भी सुधार किए उसमें सबसे मुख्य सुधार था नेपोलियन संहिता का। इसमें उसने संपत्ति का अधिकार, व्यावसायिक स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित किया। नेपोलियन ने कहा कि हर व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को व्यावसायिक स्वतंत्रता मिलेगी, मतलब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी कि वो कौन सा व्यवसाय चुनना चाहता है। इसके अलावा कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा। ये कोड बाद में दूसरे यूरोपीय देशों में भी लागू हुआ। ठीक है, थर्ड था नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया। शिक्षा प्रणाली में उसने काफ़ी चेंजेस किए, काफ़ी बदलाव किए ताकि राष्ट्र के प्रति वफादारी पैदा की जा सके। नेपोलियन ने बहुत सारे स्कूल तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ले सके तथा राष्ट्र के प्रति, अपने नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादार बन सके। धार्मिक नीति यानी कि नेपोलियन ने कैथोलिक चर्च के साथ संबंधों में सुधार किया तथा राज्य व धर्म को एक संतुलन में रखा। आइए अब जानते हैं कि नेपोलियन ने जो सुधार किए उसके क्या प्रभाव पड़े समाज के ऊपर। तो पहला है सत्तावाद। नेपोलियन के शासन ने एक सशक्त तथा केंद्रीकृत शासन की नींव रखी। उसका जो मॉडल था वो भविष्य के कई यूरोपीय नेताओं के लिए एक आदर्श भी बना जिसने सत्तावादी राज्यों का उदय किया। सेकंड है राष्ट्रीयता की भावना। नेपोलियन की जो नीतियाँ थी उन्होंने विभिन्न यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। उसके साम्राज्य के अंतर्गत अन्य देशों में फ्रांसीसी संस्कृति तथा कानून का प्रचार हुआ जिससे अन्य राष्ट्रों में अपनी पहचान बनाए रखने की भावना भी उभरी। ठीक है, थर्ड था यूरोप पर प्रभाव। नेपोलियन ने जो सुधार किए उसका यूरोप पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। यूरोप के कई हिस्सों में सामाजिक तथा राजनीतिक बदलाव हुए। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को भी अपनाया तथा इसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा के रूप में देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।